देखो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं बेटा कि जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या एक्सपांडेड ऑक्टेट भी है, बट दे आर एग्जिस्ट करते हैं, वो भी स्टेबल्स है। तो जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट या हाइपोवैलेंट, और जिसमें वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए उसे कहते हैं एक्सपांडेड ऑक्टेट या फिर उसे कहते हैं हाइपरवैलेंट। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसे फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो फ्री रेडिकल। बस फ्री रेडिकल बता देता हूं 2 मिनट में, बाद में वीबीडी को स्टार्ट कर देते हैं। इधर देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्पीशीज है कि जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ये NO2, ये NO2 बेटा इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली अगर बात करें हम दैट इज NO नाइट्रोसिल ऑक्साइड, इसमें भी क्या है बेटा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है इनके, ठीक है। सो दैट इट मींस दैट दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने, कार्बन में टोटल वैलेंस, टोटल अगर 4 बॉन्ड बनाता हाइड्रोजन के साथ में तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक बॉन्ड नहीं बनाया, एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी है वहां पे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7। सो दे कंटेन, these examples contain the odd number of electron, that contain the odd number of electron, that is कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? that is 7 इलेक्ट्रॉन in their valence shells, इनके वैलेंस शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? in their वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसी स्पीशीज को कहते हैं हम दैट इज फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं इन्हें? दैट इज फ्री रेडिकल्स। ये बात दिमाग में रख लीजिए आप कि फ्री रेडिकल्स भी होती है कुछ चीज जिसमें ऑड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दे आर वेरी शॉर्ट लिव्स। शॉर्ट लिव का मतलब दे आर वेरी रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब ही क्या होता है? दैट इज दे आर रिएक्टिव, मतलब जब कभी भी मौका मिलेगा बेटा किसी के साथ में रिएक्शंस करने का, बिल्कुल रिएक्शंस कर देंगे, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखना आपने, दे आर हाईली रिएक्टिव। ये स्टेबल नहीं होते हैं, ये हाईली क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? दैट इज फ्री रेडिकल। और जनरली इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब मुझे बताइए ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पेयर तो हुई ही ना, मतलब इसमें अगर 7 इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा से ज्यादा पेयर कितने होंगे? 3 पेयर होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो कि अनपेयर्ड होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलरेशन प्रॉपर्टी बताते हैं। क्या बताते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या हो जाते हैं? एक्साइड और डीएक्साइड होते हैं। अगर मान लीजिए लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो वो ज्यादा देर तक तो वहां नहीं रहेगा। उसके बाद में देखो इलेक्ट्रॉन जाते हैं लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एनर्जी अब्सॉर्ब करके, पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन अब्सॉर्ब करके जाते हैं, लेकिन सिमिलरली वो ज्यादा देर तक तो नहीं रहेंगे ना। तो बेटा कुछ देर के बाद में वो क्या आ जाएंगे? ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे बाय इमिटिंग द एनर्जी, बाय इमिटिंग द फोटॉन्स। और वो जो वेवलेंथ का फोटोन इमिट्स करेंगे वो विजिबल रीजन में होता है, और विजिबल रीजन में का फोटोन होगा तो कलर्ड होगा। ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये जनरली जो है ये क्या हो जाते हैं? कलर्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब अभी बोला आपको मैंने कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि अगर NO2 गैस की अगर बात करूं तो बेटा ये ब्राउन कलर का गैस होता है, दिस आर द ब्राउन गैस। कैसा गैस होता है? ब्राउन कलर, बट हाईली रिएक्टिव है। तो ये क्या करता है? जैसे ही बेटा NO2 को मीडियम में लाते हैं तो ये डायमराइज हो जाता है, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल मिलके क्या बना देते हैं? एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, दैट इज N2O4, दैट इज डायनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। डायनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और डायनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड क्या हो जाता है? कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। समझ में आ रही बात? इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे ही मीडियम में आ जाते हैं बेटा रिएक्शन कर देते हैं एकदम से। जैसे कि हमने बोला NO2 ये हाईली रिएक्टिव गैस है। पहले तो इनिशियली क्या होता है? कौन से कलर का होता है बेटा? ब्राउन कलर का होता है, और जैसे ही मीडियम में लाएंगे आप किस में चला जाएगा? N2O4 में। और N2O4 कौन से कलर का होता है? दैट इज कलरलेस होता है। क्लियर है बात यहाँ पे? इसमें मुझे ये बताना था कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है बेटा उसे हम कहते हैं कंप्लीट ऑक्टेट, और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं हम दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट या हाइपोवैलेंट, और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं एक्सपैंडेड ऑक्टेट या हाइपरवैलेंट, और जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स। और दूसरी बात ध्यान में रख लीजिए, फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्यों होते हैं? ड्यू टू, इसके पीछे की वजह क्या है बेटा? दैट इज ये हाईली रिएक्टिव इस वजह से है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलिए या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इनके अंदर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और ये जनरली क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। जैसे कि NO2 ब्राउन है, लेकिन मीडियम में लाते से ही वो कलरलेस गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो गैस क्या होता है? N2O4। आपको इसमें बेटा
लॉजिक भी लगेगा और कुछ बातें आपको याद भी करनी पड़ेगी। दीज आर द ऑल अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे ही पढ़ा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा वीबीटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। अब देखो हमने जो लुईस थ्योरी देखी है या लुईस कंसेप्ट देखा है वो टोटली थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, लेकिन अब हम इसके बाद में कुछ लॉजिक भी लगाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल बातें भी करेंगे वीबीटी में, बताऊंगा आपको मैं। तो जो लुईस कंसेप्ट था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर था, वो 2D रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो 3D में है, मीथेन 3D में है, PCl5 3D में है। तो वो बेटा 3D मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बारे में वो कोई बात नहीं करता है, कौन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो बेटा उसके जो ड्रॉबैक्स थे, उसके जो लिमिटेशंस थे, वो नई थ्योरी ऐसी होता है ना। होता क्या है कि अगर कुछ पहले जो कुछ पॉस्टुलेट्स दिए गए थे, कुछ थ्योरियां दी गई थी, उसमें अगर कुछ कमियां थी, तो नई थ्योरी कब आती है, उसके जो प्रॉब्लम्स है या उसके जो लिमिटेशंस है उसको रेक्टिफाई करने के लिए आती है। तो लुईस के डॉट स्ट्रक्चर्स में भी बेटा, लुईस थ्योरी में भी कुछ लिमिटेशंस थे, आपको अच्छे से पता है कि 2D रिप्रेजेंटेशन है, पहला यही उसका लिमिटेशन हो जाता है। तो कुछ मॉलिक्यूल 3D भी होते हैं, जैसे कि मीथेन मॉलिक्यूल टेट्राहाइड्रल होता है, ऐसे कुछ PCl बायपिरामिडल्स होता है, उसके बारे में वो कोई बात नहीं करता है। तो उसी बातों को ओवरकम करने के लिए बेटा टाइम टू टाइम थ्योरी दी गई है। उसमें से एक थ्योरी जो है वो है वीबीटी, जो कि बेटा इस पे वर्क शुरू हुआ था 1921 से। तो 1929 तक के ये थ्योरी के क्या किया गया था, प्रपोज किया था। किसने प्रपोज किया था, दैट इज हिटलर एंड लंडन ने। बताया मैंने आपको, उसके एक्सटेंडेड फॉर्म भी बताऊंगा आपको कि कैसे किसने एक्सटेंड किया, एल पॉलिंग एंड स्लैटर ने उसे कैसे एक्सप्लेन किया, क्यों एक्सटेंड किया, ये भी बात करने वाले। तो देखो बेटा क्या होता है कि सबसे पहले जो ऑर्बिटल कंसेप्ट है वीबीटी ने यूज किया कि बॉन्डिंग होती कैसे है, बॉन्ड बनेगा कैसे। अब आपको ये तो पता है कि जब दो एटम्स पास पास आएंगे तभी तो बॉन्डिंग होगी, और बॉन्डिंग कब होती है, जब दोनों में क्या हो जाए, अट्रैक्शन। अब दो एटम्स पास पास तो आ रहे हैं लेकिन उनमें अट्रैक्शन ही नहीं है, तो उनमें क्या बॉन्डिंग होगी, नहीं होगी। यही बोला है किसने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नाम क्यों पड़ा है इसका, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग में कहना है कि बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। लेकिन हालांकि ये गलत है, कई बार क्या होता है इनर्ट इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा PCl5 में इनर्ट इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं बॉन्डिंग में। तो ये उसका लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन के वो भी लिखा के दूंगा आपको, ठीक है। बड़े फिर आगे अभी इधर देख लीजिए, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी यूज करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग की बात आती है, तो उसमें पॉजिटिव ओवरलैपिंग, निगेटिव ओवरलैपिंग या जीरो ओवरलैपिंग तो बच्चों को समझ में नहीं आती, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एनसीईआरटी में जो ओवरलैपिंग का जो कंसेप्ट है वो सीधे सीधे लाइन में दे दिया गया है कि ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा चुका हूं आपको, तो आपको समझ में भी आ जाएगा वो, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम किसकी बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है, इसे वीबीटी कहते हैं। सो दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज वीबीटी, एंड दैट्स वीबीटी वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट। किसने बोला था मैंने आपको, हिटलर एंड लंडन। ये बेटा किसने दिया था, हिटलर एंड लंडन ने दिया था। तो ये जो है हम बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है किसका है, दैट इज हिटलर एंड लंडन का कॉन्सेप्ट है बेटा ये, ठीक है। सो दैट इज हिटलर एंड लंडन, दो साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट ने मिलकर बेटा एक थ्योरी को प्रपोज किया है, दिया है, उसे कहते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि जब दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होगी तो पहली बात तो एटम को पास पास आना पड़ेगा, दे आर अप्रोचेस टूवर्ड ईच अदर, दे मस्ट बी क्लोजर टू ईच अदर। अगर वो दूर दूर खड़े हैं तो क्या बॉन्डिंग होगी इसमें, नहीं ना। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मुझे इससे हाथ मिलाना है तो मैं यहाँ पे हूँ वहां पे हूँ, क्या हाथ मिला पाएंगे, जाना पड़ेगा, उसे भी मुझे मेरे पास आना पड़ेगा, या दोनों में से किसी को एक में के पास जाना पड़ेगा, हाथ मिला सकते हैं। तो बेटा बॉन्डिंग होने के लिए दो एटम को पास पास आना जरूरी है, और दो एटम को पास पास आना जरूरी नहीं है, उन दोनों एटम्स के बीच में अट्रैक्शन भी होना चाहिए। अब मैं किसे पसंद नहीं करता, क्या मैं उससे हाथ मिलाऊंगा, नजदीक भी चला जाऊंगा तो उसके हाथ नहीं मिलाऊंगा ना, अरे समझ में आ रही ना बात। तो दोनों में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी बॉन्डिंग होगी। अगर रिपल्शन हो रहा है तो पास जाएगी तो उनके बीच में बेटा बॉन्डिंग नहीं होगी। क्या होता है कि जब दो एटम पास पास आते हैं तो चार फोर्सेस पिक्चर में आते हैं। कैसे, इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, जैसे ही दो एटम पास पास आते हैं, दो एटम्स आर, दैट इज टू एटम्स आर अप्रोचेस टुवर्ड ईच अदर, देन फोर फोर्सेस आर इन द सीन। इधर देखो बेटा, ये मेरे पास में पहला एटम है, मैंने माना एटम ए है, और ये दूसरा एटम है दैट इज एटम बी है। अभी सिमिलर एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकती है, छोड़िए उसे, ठीक है। ये पहले एटम का क्या है, न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का क्या है, न्यूक्लियस है, और ये जो है ये पहले एटम का क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है,
ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का, दूसरे एटम का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इधर देखो आप, जब दो एटम पास पास आते हैं तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी तो पास पास आएंगे, उनके ऑर्बिट भी पास पास आएंगे। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घट रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, पहले एटम का इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहां पे क्या होगा बोलो, यहां पे होगा दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। आपको बात समझ में आ गई कि ये क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। सिमिलरली दो न्यूक्लियस के बीच में भी क्या होगा बेटा, बोलो यहां से, यहां पे क्या होगा बोलो, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये भी क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्लियर है। और सिमिलरली यहां पे देखो आप, और ये पहले एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन। ओए साकिब बेटा इधर देखो आप, ये पहले एटम का न्यूक्लियस, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होगा रे बेटा, अट्रैक्शन होगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। सिमिलरली पहले एटम का जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था, अब उसी का क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन, और दूसरे एटम का न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको देखो कितने फोर्सेस नजर आ रहे हैं, 4। दो तो रिपल्सिव फोर्सेस है और दो क्या है, समझ में आ रहा है, दो क्या है, रिपल्सिव फोर्सेस है। पहला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का, बाद में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का। अब जिसका इलेक्ट्रॉन लिया था उसका न्यूक्लियस और जिसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस लिया था उसका इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको यहां पे थोड़ा तरीके से लिख के बताता हूं बेटा। देखो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो 2 है। फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है यहां पे कितने हैं, 2 है। कौन कौन से बेटा, 2 बोलो जरा, आप बोलिए यहां से। पहला कौन सा है बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। दूसरा क्या है बोलो बेटा यहां से, दूसरा न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। सिमिलरली यहां पे अगर हम बात करें किसकी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस किसके बीच में है बोलो बेटा, पहले का इलेक्ट्रॉन दूसरे का न्यूक्लियस। अब दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका है, जिसका हमने पहले इलेक्ट्रॉन लिया था उसका न्यूक्लियस और दूसरे का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो समझ में आ रहा है कि दो जब एटम्स पास आते हैं बेटा तो 4 फोर्सेस यहां पे अपीयर कर जाते हैं। 2 है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और 2 है फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब सवाल यह है कि बॉन्डिंग कब होगी और कब नहीं होगी। तो क्या होता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तब बॉन्डिंग होगी। अगर नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर ज्यादा हो जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर दोनों फोर्सेस बराबर भी हो गए तो भी बॉन्डिंग नहीं होगी। समझ में आ रही है ना बात आपको। देखो यहां पे आपको हिंदी में लिख के बताता हूं बेटा कि बॉन्डिंग होगी कब और बॉन्डिंग नहीं होगी कब। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए बेटा कि होता क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम चलो यहां पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेके चलेंगे, क्योंकि 2 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं और 2 फोर्सेस ऑफ रिपल्शन लग रहे हैं। तो जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों को मिला के बोल रहे हैं हम नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दोनों को रिपल्शन को मिला के क्या बोल रहे हैं, नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, किससे बेटा बोलो, नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन से। नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन से अगर ज्यादा होगा तो इस केस में बॉन्डिंग होगी, इस केस में बॉन्डिंग हो जाएगी। बॉन्डिंग बेटा यहां पे होगी। समझ में आ रहा है ना, लिख के बता रहा हूं आपको बाकायदा बेटा कि इस केस में बॉन्डिंग होगी। अगर नेक्स्ट कंडीशंस क्या होगी बोलो बेटा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए या बराबर हो जाए। सही है ना, या तो कम हो जाए या बराबर हो जाए। बराबर भी हो जाए तो बॉन्डिंग नहीं होगी। सिर्फ कब होगी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कब होगी बेटा, जब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तभी क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। अगर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो जाए या बराबर हो जाए फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तो इस केस में बॉन्डिंग नहीं होगी। तो बात सबको समझ में आ गई कि बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ये बात आप समझने की बात है बेटा। तो आप इस चीज को समझिए और फील कीजिए कि आप वैसे भी फील कर सकते हो कि बॉन्डिंग होगी कब और नहीं होगी कब। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्डिंग हो जाएगी, अगर अट्रैक्शन नहीं होगा या कम होगा या बराबर हो जाएगा तो बॉन्डिंग नहीं होगी। क्लियर है बात, सबको समझ में आ रहा है कि जब 2 एटम पास पास आते हैं तो 4 फोर्सेस अपीयर कर जाते हैं, उसमें से 2 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, 2 फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होते हैं। तब बॉन्डिंग कब होगी, मतलब पास पास आना ही जरूरी नहीं है, पास पास आना ही जरूरी नहीं। ये बात समझ में आ रही है आपको कि अट्रैक्शन भी होना चाहिए उसमें। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी बॉन्डिंग होगी, अट्रैक्शन अगर कम होगा तो बॉन्डिंग नहीं होगी। क्लियर है बात यहां पे।
सबसे पहला पोस्टुलेट समझ में आ गया यहां से। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि ये क्या कहता है, एटम्स मस्ट बी क्लोजर टू ईच अदर, एटम्स मस्ट बी क्लोजर, कम्स क्लोजर, कम्स क्लोजर टू ईच अदर, कम्स क्लोजर टू ईच अदर। एटम एक में के पास आना चाहिए, ईच अदर, तभी क्या होगी, बॉन्डिंग हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। एटम्स पास आना ही जरूरी नहीं है, एटम्स पास आने के बाद में भी आपको देखना पड़ेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा, तभी बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज बॉन्डिंग नहीं होगी। इससे पहले भी मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूं। इधर देखो बेटा, जब दो एटम पास पास आते हैं, ये बता चुका हूं आपको, तीसरे से बता रहा हूं आपको, 2 बार तो पीरियोडिसिटी में बता चुका हूं, अब एक बार इसमें बता देता हूं केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, वीबीडी में बता देता हूं। यहां पे लिया हमने एनर्जी और यहां पे लिया बेटा, बोलो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जब दो एटम दूर दूर थे तो इनका इंटरनल एनर्जी क्या थी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, जो कि क्या थी, कांस्टेंट थी, चलिए कांस्टेंट मान लेते। लेकिन जैसे जैसे ही वो पास आएंगे, जैसे जैसे ही वो क्या आएंगे बेटा, पास आएंगे, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ये देखो मैंने आपको कुछ ऐसे बताया था, जब ये एटम्स इतने पास आ जाते हैं, देखो यहां पे इतने पास आ जाएंगे, जितने करीब आ सकते थे उतने पास पास आ गए यहां पे। अब इससे ज्यादा अगर पास आएंगे तो अब उनके न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे बेटा, बहुत नजदीक आ जाएंगे, तब रिपल्शन बढ़ जाएगा। अगर रिपल्शन बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होने लगेगी, फिर से बढ़ने लगेंगी। तो यहां पे देखो आपको पिक्टोरियली बताता हूं कि अगर इतने भी पास नहीं आने चाहिए कि पेनिट्रेट ही कर गए, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी। और जिस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे दो एटम की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, उस डिस्टेंस को हमने क्या बोला था बेटा, दैट इज बॉन्ड लेंथ बोला था। क्या बोला था, बॉन्ड लेंथ। जैसे कि अगर मैं मान लूं ये भी हाइड्रोजन एटम है और ये भी क्या है, हाइड्रोजन एटम, तो उनकी एनर्जी इतनी घटती है और उसे क्या बोला हमने, बॉन्ड एनर्जी। क्या बोला था बेटा, बॉन्ड एनर्जी। कितनी निकलती है बेटा बॉन्ड एनर्जी, बोलिए, -436 किलो जूल पर मोल, इतनी निकलती है। बोला था कि नहीं बोला था कि 436 एनर्जी किलो जूल, इतनी एनर्जी हाइड्रोजन के बॉन्ड बनने में रिक्वायर्ड है। और अगर वही मुझे हाइड्रोजन का तो उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, अब्सॉर्ब हो जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग एनर्जी। चाहे सॉरी क्या बोलेंगे उसे, बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे उसे, बॉन्ड एनर्जी। बता चुका हूं आपको, बॉन्ड को तोड़ने में या बॉन्ड के बनने में जो एनर्जी बेटा चेंज आता है, उसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। क्लियर है बात यहां पे। और ये बॉन्ड लेंथ भी बता चुका हूं आपको, कितनी होती है हाइड्रोजन के केस में बॉन्ड लेंथ, बोलो कितनी होती है, दैट इज 74 पिकोमीटर। कितनी हो जाती है, 74 पिकोमीटर या 0.74 एंगस्ट्रॉम, 0.74 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गई बात, ऐसे कुछ होता है। अब देखो यहां पे, अब उन्होंने क्या बताया, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट्स है इसका, वो क्या कहता है, इधर देखिए, इसे थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, चलिए मैं ऊपर ले लेता हूं इसे। अब नेक्स्ट क्या बोला, हिटलर एंड लंडन ने क्या बोला बेटा, कि जब दो एटम्स जब पास पास आते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर जाते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो अब सवाल यह है कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, क्या सारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल पता है ना आपको, एसपीडीएफ में जो है बेटा वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आपको पता है एस ऑर्बिटल का कोई ओरिएंटेशन नहीं है, और पी ऑर्बिटल के टोटल 3 ओरिएंटेशन है, पीएक्स, पीवाई, पीजेड, और डी ऑर्बिटल के टोटल 5 ओरिएंटेशन है ना, 5 ओरिएंटेशन। तो जब एटम्स पास पास आते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो वो ओवरलैपिंग जो होता है, वो ओवरलैपिंग किसका ओवरलैपिंग होगा, उसके लिए ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन भी देखना पड़ता है कि ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। क्या सारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर ऑर्बिटल ही क्या कर जाते हैं बेटा, ओवरलैप कर जाते हैं। उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि उनका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट तो बता चुका हूं कि एटम मस्ट बी क्लोजर, कम्स क्लोजर टू ईच अदर। दूसरा है ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, क्या सारे ऑर्बिटल ये ओवरलैप कर जाएंगे, नहीं बेटा, पर्टिकुलर ऑर्बिटल ही क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैपिंग समझ में आ रहा है ना आपको, ओवरलैपिंग मतलब एक्चुअली जब बॉन्डिंग होती है, तो बॉन्डिंग जब होती है तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैपिंग होता कहां पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा हो। जहां पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम होता है वहां पे तो बॉन्डिंग होगी नहीं, क्योंकि बॉन्डिंग में कौन जा रहा है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी बोलिए आप, कौन जा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन जहां कौन रहे, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा वहीं पे क्या होने वाली है, बॉन्डिंग होने वाली है। अदरवाइज जहां पे नोड है या नोडल प्लेन है वहां पे बॉन्डिंग नहीं होगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बता चुका हूं, अब थोड़ा सा उसे यूज करने का वक्त आ चुका है। अभी देखो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशंस, तो कौन से ऑर्बिटल बॉन्डिंग में जाएंगे, तो देखो यहां पे 2 केसेस है बेटा। केस 1, इधर देखो, ये मेरे पास में एक पी ऑर्बिटल्स है, कोई भी ले लीजिए आप, पीएक्स ले लीजिए, पीवाई ले लीजिए या पीजेड ले लीजिए। चलिए मैंने यहां पे बेटा इसे ले लिया पीएक्स, क्या ले लिया, पीएक्स। अब दूसरा ऑर्बिटल्स है, उसके पास आ रहा है,
दूसरा ऑर्बिटल, ये पहले एटम, देखो ये एटम ए है और ये क्या है बेटा, एटम बी है, तो ये क्या है, ये भी क्या है, px है। px py कभी ओवरलैप नहीं होंगे, px pz कभी ओवरलैप नहीं होंगे, एक तो px px हो गए, या तो py py हो गए, या तो pz pz हो गए। इधर देखो बेटा, बाद में समझ में नहीं आता है फिर, ठीक है। इधर देख लीजिए, एटम ए है, एटम बी है, चाहे दोनों एटम सेम हो जाए या दोनों एटम क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो ओवरलैपिंग के लिए क्या जरूरी है, बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरी है कि पहले एटम जो है, पहले एटम का जो ऑर्बिटल्स है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरे एटम जो है उसके ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम की अपोजिट, अपोजिट स्पिन, तो दैट इज, इसे कहते हैं एंटी स्पिन। क्या बोलेंगे आप इसे, एंटी स्पिन। देखो दो ऑर्बिटल तो है लेकिन दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटी स्पिन है। ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखो, ये फुल्ली फील्ड है कि हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड, ये भी फुल्ली फील्ड है कि हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड। तो देखो जब दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जब दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल बेटा अप्रोच करेंगे ओवरलैपिंग के लिए, तो दोनों ऑर्बिटल या तो क्या चाहिए, हाफ फील्ड विद अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन। हाफ फील्ड का मतलब है किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दूसरी बात कि उनकी जो स्पिन है वो क्या चाहिए बेटा, दैट इज अपोजिट स्पिन चाहिए। क्या चाहिए, अपोजिट स्पिन चाहिए, और उसी को क्या कहते हैं, दैट इज एंटी स्पिन। अब देखो ये दोनों ओवरलैप कर गए, दोनों क्या कर गए बेटा, ओवरलैप कर गए। दोनों ओवरलैप अगर कर जाएंगे तो देखो ऐसे कुछ नजर आएगा, आपको नजर आ गया। जो देखो ये पहले एटम का इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा होगा, ये पहले एटम का और ये दूसरे एटम्स का, इस तरीके से बॉन्डिंग होगी, इस तरीके से क्या होगी, बॉन्डिंग। तो बात समझ में आ रही है कि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स है, वन शुड बी, बोथ शुड बी हाफ फील्ड विथ अपोजिट स्पिन, both should be the half filled, they contain the single electron and the spin of electron should be opposite, तभी क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। अगर इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग नहीं होगी। समझ में आ रहा है। तो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ये भी जरूरी है। इसमें पहली केस बता दिया कि दोनों भी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए विद एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन, विद एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन। बोल रहा हूं बेटा, लिख के नहीं बता रहा हूं, यहां पे समझा के बता रहा हूं आपको, ये ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। ऐसे तो इधर देख लीजिए, लिखना कोई नहीं बेटा, नोट्स है आपके पास में, आप पढ़िए उसे, उसमें बहुत सारी लाइनें दी हुई है, बस वही लाइनों को हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इधर देख लीजिए, दूसरी कंडीशंस क्या है, दूसरी कंडीशंस क्या है बेटा, कि दो ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल या तो फुल्ली फील्ड चाहिए, दो ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे फुल्ली फील्ड, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो, और दूसरा जो ऑर्बिटल है शुड बी एम्प्टी, दूसरा ऑर्बिटल क्या चाहिए यहाँ पे, एम्प्टी। या तो आप क्या कर दीजिए, दो ऑर्बिटल अप्रोच कर रहे हैं ना ओवरलैपिंग के लिए, दो ऑर्बिटल बेटा बॉन्डिंग के लिए क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो या तो दोनों ऑर्बिटल हाफ फील्ड होने चाहिए, या तो एक ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, फुल्ली फील्ड। फुल्ली फील्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन, और या दूसरा ऑर्बिटल क्या चाहिए बेटा, टोटली एम्प्टी, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता है ना, ऐसी तो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कि एक लोन पेयर तो शेयर तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर तो होती है, लेकिन वो एक एटम से आती है, दूसरा एटम्स क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है बराबर, ठीक है। अब वो इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, तो वन शुड बी फुल्ली फील्ड एंड अनदर शुड बी एम्प्टी, तब भी क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, तब भी क्या होने वाली है, बॉन्डिंग होने वाली है। तो ये बॉन्डिंग कैसे होगी, ये देख लीजिए आप, आपके सामने है, ऐसे हो जाएगी बॉन्डिंग। क्लियर है बात, यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है कि बॉन्डिंग किस केस में होगी और किस केस में नहीं होगी। बेटा आप अगर अभी ध्यान नहीं दोगे तो आपको बहुत भारी पड़ने वाला है फिर जब हाइब्रिडाइजेशन आएगा, जब VSPR थ्योरी आएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी, बच्चों को याद करना पड़ता है फिर वो। और आप, मैं पहले से बोल रहा हूं आपको क्या क्या याद करेंगे, आप सोचो, आप याद करने जैसी बात नहीं, आपको यहाँ पे चीजें आप समझिए इस चीज को और फील कीजिए कि क्या हो रहा है करके एक्चुअल में, बॉन्डिंग कब होगी, बॉन्डिंग कब नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर ये समझ में आ जाए तो इसके ऊपर क्वेश्चंस ऐसे लाइन टू लाइन जब जैसे बोल रहे हैं बेटा वैसे नहीं आते, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप उसमें फंस जाओगे, नहीं समझ में आएगा। पहले इस चीज को समझने की कोशिश करोगे आप तो आपको बेटा मजा भी आएगा पढ़ने में और मुझे भी पढ़ाने में, ठीक है। चलिए इधर देख लीजिए आप, थर्ड पोस्टुलेट्स बात करते हैं, थर्ड पोस्टुलेट्स बात करते हैं कि दैट इज जो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग है, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग है, जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग पे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बोलो बेटा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग is directly proportional to, extent of overlapping is directly proportional to, बोलो, strength of bond, strength of bond, strength of bond, strength of bond। मतलब जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उतना ज्यादा होगी, उतना क्या हो जाएगी, ज्यादा। देखो ओवरलैपिंग इतनी हुई है, टूट जाएगा आसानी से, ओवरलैपिंग इतनी हुई है तो थोड़ा सा तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाए तो और तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, और इतनी ज्यादा हो जाए तो
और थोड़ा गले मिला लिया तो ऐसे, तो फिर छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात आपको कि बेटा जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड उतनी ज्यादा होगी। मतलब वो बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है? सो दिस आर द हिटलर एंड लंडन कंसेप्ट। बेटा हिटलर एंड लंडन का कंसेप्ट था कि उन्होंने बोला 3 पोस्टुलेट्स दिए गए इसमें। सबसे पहला है कि एटम पास पास आना चाहिए। दूसरी बात यहां पे जो एटम्स पास आ रहे हैं उनके ऑर्बिटल या तो पहला हाफ फेयर चाहिए, दूसरा भी हाफ फेयर चाहिए, और विथ अपोजिट स्पिन। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन कभी भी बेटा पास पास नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बता चुका हूं आपको, ठीक है, क्लियर है? अब यहां पे देखो, या तो पहला फुल्ली फील्ड चाहिए, दूसरा क्या चाहिए बेटा, एम्प्टी। और तीसरा पोस्टुलेट क्या है बेटा, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड मतलब जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अब सवाल ये आता है कि इसके बाद में देखो इसे एक्सटेंड किया गया है पॉलिंग एंड स्लैटर ने, उसे पॉलिंग एंड स्लैटर एक्सटेंशन कहते हैं। अब पहले तो ये बताना पड़ेगा आपको कि इसे एक्सटेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी। हुआ क्या, हिटलर एंड लंडन ये नहीं बता पाए कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। इन्होंने इतना तो बता दिया, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग नहीं बताया इन्होंने, ओवरलैपिंग के बारे में नहीं बताया कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, उनका नेचर क्या होगा और कौन सी ओवरलैपिंग होगी। ये सारी बातें जो है बेटा इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। आपको समझ में आएगा मैं जो बोल रहा हूं बेटा, सारी बातें समझ में आएगी कि वो क्या नहीं बता पाए थे। तो उनकी जो बातें रह गई थी उसको बताने के लिए बेटा पॉलिंग एंड स्लैटर आए 1929। उन्होंने इस वीबीटी को ही एक्सप्लेन किया, फर्दर एक्सटेंड किया, आगे बढ़ाया, तो उसे कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ वीबीटी, एक्सटेंशन ऑफ वीबीटी बाय पॉलिंग एंड स्लैटर। बता दूं वो? चलो इधर बता देता हूं, इधर देखो आप, एक्सटेंशन ऑफ वीबीटी कहते हैं उसे। क्या बोलेंगे उसे? एक्सटेंशन ऑफ, इसी में पढ़ा रहा हूं अभी। और जनरली अगर देखो, मैंने वो बोला था आपको कि हाइब्रिडाइजेशन जो कंसेप्ट है वो एल पॉलिंग एंड स्लैटर ने दिया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने वीबीटी को एक्सटेंड किया था। तो एक्सटेंशन देखो आप यहां पे किसकी बात करेंगे, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बाद में इसके लिमिटेशन भी बताऊंगा ना आपको, जैसे ये खत्म हो जाएगा आपको लिमिटेशन भी बता रहा हूं, ठीक है। तो इधर देखो बेटा, एक्सटेंशन ऑफ वीबीटी बाय, किसने दिया था बोलो ये, बाय पॉलिंग एंड स्लैटर। पॉलिंग एंड स्लैटर, इसे पॉलिंग एंड स्लैटर एक्सटेंशन भी कहा जाता है, स्लैटर, सही है ना, दैट इज स्लैटर। इधर देखो आप, इन्होंने क्या बोला कि जो ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो उन्होंने नहीं बताया था। हिटलर एंड लंडन ने नहीं बताया कि किन चीजों पे ओवरलैपिंग डिपेंड करेगा, तो इन्होंने बता दिया कि दैट इज ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैपिंग जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो इधर देखो, यहां पे नेक्स्ट बात करेंगे हम, दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग्स ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन, ओवरलैपिंग्स ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन। इधर देख लीजिए आप, ओवरलैपिंग्स ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहली चीज डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग हो कैसे रहा है, ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है कि दो ऑर्बिटल हेड ऑन आ रहे हैं या लैटरली आ रहे हैं। हेड ऑन का मतलब है कि दो ऑर्बिटल क्या करते हैं बेटा, हेड ऑन भी आते हैं, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर से आते हैं। एक px है, दूसरा भी px होगा, पहला py है, दूसरा भी py होगा, तीसरा pz है, दूसरा भी क्या हो जाएगा, pz हो जाएगा। या एक्सिस से आ रहे हैं वो, हेड ऑन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, या लैटरली आ रहे हैं। तो अगर हेड ऑन भी अगर आते हैं तो ओवरलैपिंग हो जाती है, लैटरल भी अगर आते हैं तो ओवरलैपिंग हो जाती है। लैटरल मतलब समझ में आ रहा है, कंधे से कंधा मिलाना, ऐसे लैटरल, दैट इज साइडवाइज बोलते हैं उसे। और हेड ऑन बोले तो सर से सर टकराना, ठीक है, मतलब हेड ऑन भी ओवरलैपिंग होती है और क्या होती है बेटा, लैटरल ओवरलैपिंग भी होती है। हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और लैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनते हैं। बताऊंगा और तरीके से बताऊंगा, लेकिन जो ओवरलैपिंग का जो नेचर है उसके ऊपर भी बेटा बॉन्डिंग डिपेंड करती है कि कौन सी बॉन्ड बनेगा, कब बॉन्ड बनेगा, वो तो ठीक है, लेकिन कौन से टाइप का बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा, ये भी डिपेंड करता है ओवरलैपिंग के नेचर पे। तो ये भी बात करेंगे। पहला बताया कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड अपॉन दी, पहला फैक्टर क्या है बोलो बेटा, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, कि ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है या साइडवाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं हम कि दैट इज नेचर। बेटा इधर देखो आप, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, दूसरा है दैट इज नेचर ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। अब पहले क्या बताया आपको कि ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, हेड ऑन हो रहा है या साइडवाइज हो रहा है। अब नेचर ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का मतलब कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं,
एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, एस एस कर रहा है, एसपी कर रहा है, पीपी कर रहा है, एसपी कर रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं? इसके ऊपर भी ओवरलैपिंग डिपेंड करता है। पहली बात, ओवरलैपिंग डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ओवरलैपिंग के, कि ओवरलैपिंग कौन सा हो रहा है, ओवरलैपिंग कौन सा हो रहा है, कौन सा हेड ऑन आ रहे हैं दो ऑर्बिटल या लैटरली आ रहे हैं, इसके ऊपर भी ओवरलैपिंग डिपेंड करता है। क्योंकि जनरली हेड ऑन में ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, लैटरल में ओवरलैपिंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात करेंगे उसकी भी। अब दूसरा पोस्टुलेट है उनका कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल कौन से, एसएस ऑर्बिटल है, पीपी ऑर्बिटल्स है या एसपी ऑर्बिटल्स है, कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बेटा क्या डिपेंड करती है, ओवरलैपिंग डिपेंड करती है। आप इस बात को समझ तो पा रहे हो ना? क्या कंफ्यूजन हो रहा है? समझ में आ रहा है मेरे? अरे यार बोलेंगे आप कुछ ना कुछ तो मेरे को समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, सो गए पीछे जाके। इधर देखो बेटा, यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप होना जरूरी है। क्लियर है बात? हिटलर एंड लंडन ने क्या बोला, पहला भी हाफ फील्ड होना चाहिए, दूसरा भी हाफ फील्ड होना चाहिए विद अपोजिट स्पिन। या तो पहला फुल्ली फील्ड, दूसरा एम्प्टी, टोटली एम्प्टी होना चाहिए। ये हो गई उसकी दो बातें। अब सवाल ये है कि ओवरलैपिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो बेटा ओवरलैपिंग देखना पड़ेगा ना कि कब ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, कब ओवरलैपिंग कम होगी। तो जो ओवरलैपिंग जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है बेटा? दैट इज वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पे और नेचर ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल पे। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स पे भी डिपेंड करती है और नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पे भी डिपेंड करती है। तीसरा पोस्टुलेट बता रहा हूं यहां पे। इधर देखो बेटा, इधर देखो आप, मोर द क्लोजर, इधर देखो, इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, यहां पे लिख देता हूं। इसमें ये दो बातें हो गई, इसमें तीसरी बात। नेक्स्ट देखो, मोर क्लोजर द वैलेंस शेल आर टू द न्यूक्लियस, more will be the overlapping, more will be the overlapping। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, जब वैलेंस शेल जितनी न्यूक्लियस के पास होगी वो उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाएंगी, उसमें क्या हो जाएंगी, उतनी ज्यादा ओवरलैप हो जाएंगी। समझ में आ रहा है ना आपको या नहीं समझ में आ रहा है बेटा? वैलेंस शेल, अब मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, सेकंड ऑर्बिट न्यूक्लियस से थोड़ी दूर हो गई, थर्ड ऑर्बिट न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर चली गई। तो बेटा इसका कहना क्या है कि फर्स्ट ऑर्बिट में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट से ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, देन फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, देन सेकंड ऑर्बिट देन सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट। समझ में आ रहा है ना? जितनी वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब होगी बेटा उतनी ज्यादा होगी, जितनी वैलेंस शेल्स न्यूक्लियस के जितने ज्यादा करीब होगी उतनी ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इसका क्या मतलब है कि जितनी वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होगी बेटा उतनी ओवरलैपिंग क्या होगी, कम होगी। इसलिए तो बेटा देखो होता क्या है, इधर देखो आप थोड़ा सा इसे ऊपर उठा के बता देता हूं। मतलब यहां पे 1-1 ओवरलैपिंग क्या होगी रे बेटा, बोलो ना, 1-1 ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। किससे बेटा? 1-2 ओवरलैपिंग से। 1-2 ओवरलैपिंग ज्यादा होगी किससे? 2-2 ओवरलैपिंग से। 2-2 ओवरलैपिंग ज्यादा होगी किससे, बोलो बेटा? 2-3 ओवरलैपिंग से। 2-3 ओवरलैपिंग ज्यादा होगी किससे? 3-3 ओवरलैपिंग से। समझ में तो आ रहा है ना आपको कि मतलब अगर पहले एटम का भी फर्स्ट ऑर्बिट और दूसरे एटम का भी फर्स्ट ऑर्बिट तो ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, पहले एटम का फर्स्ट ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट का सेकंड ऑर्बिट तो ओवरलैपिंग कम हो जाएगी। जैसे देखो आप यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल बताना पड़ेगा, हाइड्रोजन देखो आप, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में है दोनों के भी, इसका भी फर्स्ट ऑर्बिट में, इसमें भी फर्स्ट ऑर्बिट में, तो बेटा ज्यादा ओवरलैपिंग होंगी किससे? देन HF। देखो हाइड्रोजन में तो फर्स्ट ऑर्बिट ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ्लोरीन में सेकंड ऑर्बिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सेकंड पीरियड से आता है। किससे आता है? सेकंड पीरियड से। तो ये ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। अब इधर देखो फ्लोरीन का बॉन्ड देखेंगे आप तो क्या हो जाएंगे, ओवरलैपिंग कम हो जाएंगी, क्योंकि ये भी सेकंड ऑर्बिट से आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है। अब समझ में आया या नहीं आया? अब समझ में आया बेटा? अब देखो आप कि फर्स्ट जितनी वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब होगी बेटा उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है? देखो मैंने यहाँ पे 2-3 बातें बताई है आपको बेटा। ये एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका, VBT का, जो कि हिटलर, पॉलिंग एंड स्लैटर ने दिया था। उन्होंने बोला कि ओवरलैपिंग तो होती है ठीक है, लेकिन ओवरलैपिंग 2-3 चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज है कि ओवरलैपिंग हो कैसे रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, लैटरल, बताऊंगा ना, अभी आ रहा है बेटा, जस्ट आ रहा है। नेक्स्ट है कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, वो भी आ रहा है कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, पहले का एस, दूसरे का एस, तीसरे का, पहले का एस, दूसरे का पी, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये बात समझ में आ गई आपको, तीसरी लाइन समझ में आ गई, मोर क्लोजर दी वैलेंस शेल्स आर टू द न्यूक्लियस मोर विल बी दी ओवरलैपिंग। मतलब जो वैलेंस शेल न्यूक्लियस के जितने करीब होगी
उतनी ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब देखो उन्होंने बताया कि 3 टाइप की ओवरलैपिंग होती है। कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है? 3 टाइप की। अब इस ओवरलैपिंग में उन्होंने यूज किया बेटा इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर यूज कर डाला। क्या यूज कर डाला? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। अब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, एज वेल एज पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। हमने देखा है डी ब्रोगली इक्वेशंस में, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। लेकिन यहां पे उन्होंने यूज कर डाला कौन सा नेचर? वेव नेचर। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक वेव की तरह है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह है। तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे जा रहा है। तो ये जो हाइट होती है वेव की, हमने इसे क्या कहा था बेटा? क्रेस्ट। ये इसे क्या कहा था? क्रेस्ट। और जो डेप्थ थी उसे क्या बोला था? ट्राफ। या तो फिर मैंने इसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इसे पॉजिटिव नोटेशन बताया था। इधर देख लो आप, इसे क्या बताया था बेटा? पॉजिटिव। इसे क्या बोला था? नेगेटिव। इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव। सही है ना? ऐसे तो बताया था। हाँ देखो अब दूसरी वेव्स आ रही है, दूसरी वेव्स आ रही है। दूसरी वेव्स भी कुछ ऐसे हो जाए, दूसरी वेव्स भी क्या हो जाए? कुछ ऐसे हो जाए। तो इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, दूसरी वेव्स अगर मैं इसे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस बता रहा हूं तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अगर ये ए एटम्स की वेव्स है और ये बी एटम्स की वेव्स है तो देखो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव। तो इसकी जो रिजल्टेंट वेव्स रहेंगी उसकी हाइट बढ़ जाएगी, इसकी जो रिजल्टेंट वेव्स होगी बेटा उसकी हाइट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बोलो ये कंस्ट्रक्टिव था कि डिस्ट्रक्टिव था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव जब पॉजिटिव पॉजिटिव पे आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पे आ रहा है, तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है? नहीं ना। अरे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है बेटा, वो वेव का नोटेशन है। जो क्रेस्ट है उसे हम पॉजिटिव से बता रहे हैं, नेगेटिव से बता रहे हैं। आपको बात तो समझ में आ रही है? नहीं तो मैं बोलूंगा कि मैं पॉजिटिव पॉजिटिव को पास ला रहा हूं तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। अरे बेटा पहले ही बता दे रहा हूं आपको कि ये हमने यहाँ पे यासिर बेटा इन्हें इलेक्ट्रॉन को हमने वेव की तरह यूज किया है। जब वेव की तरह यूज करेंगे तो जब पॉजिटिव पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव पे नेगेटिव आएगा तब ओवरलैपिंग होती है। लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव पे आता है या नेगेटिव पॉजिटिव पे आता है तब ओवरलैपिंग नहीं होती है या उसे नेगेटिव ओवरलैपिंग कहा जाता है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे देखो दोबारा से देखो बेटा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह काम कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जब मैं बोलूंगा पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ आ रहा है तो ये चार्ज नहीं है। 2 बार बोल चुका हूं, अब तीसरे से एक बार और बोलता हूं कि ये चार्ज नहीं बेटा, ये नोटेशन है सिर्फ। पॉजिटिव पॉजिटिव क्रेस्ट का, नेगेटिव नेगेटिव ट्रॉफ का। क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक है, थोड़ा रेगुलर आया कर, अपसेंट मत रहा कर तू। हाँ नहीं तो समझ में नहीं आता। बोला जो प्रेजेंट रहते रेगुलर उनको तो जल्दी जल्दी नहीं पढ़ने पड़ता कुछ कुछ बातें, तो अपसेंट रहने वालों को नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, पूरा डिटेल में बता रहा हूं बेटा आपको। ठीक है, फिर एसके सर आएंगे, फिर एक आने बाद पूरा रिवीजन ले लेंगे आपका, तो आपको एकदम मजा आ जाएगा उसमें। ठीक है, बोला है मुझे, रात में मेरी बात हुई है उनसे, तो बोले एक बार और आऊंगा, बोले मैं जैसे मुझे वक्त मिलेगा दिवाली तक के पहले। लेकिन देखो कैसा है बेटा, वो मतलब मैं जितना डिटेल में पढ़ा रहा हूं वो इसको एक बार इतना मतलब जो रिवाइज करते हैं ना, जो बस उन्हीं बच्चों को फायदा होगा जो ये कर रहे हैं। और जो एकदम से ब्लाइंडली आके बैठ रहे, कोई नया बच्चा आ गया उठ के कुछ भी नहीं समझ में आएगा, उसको सीधा बोलेगा सर को पढ़ाते नहीं आता करके। अरे भाई तेरे को समझ में नहीं आता हो, चलो ठीक है इधर देख लीजिए, चलिए इधर कोई बात नहीं, इधर देखो आप। अब मैंने बोला कि ओवरलैपिंग 3 तरह की होती है। एक होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होती है बेटा नेगेटिव ओवरलैपिंग, और एक होती है जीरो ओवरलैपिंग। अब देखो क्या होता है जब क्या हो जाए, इधर देखो बेटा, इधर देखो। अब मैंने बोला कि 3 तरीके की ओवरलैपिंग होगी। एक होगी बोलो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होगी पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होगी पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और एक क्या बोला मैंने यहां पे, बोलो नेगेटिव ओवरलैपिंग। एक जीरो ओवरलैपिंग बाद में बताता हूं, ठीक है, जीरो ओवरलैपिंग बाद में बताता हूं। एक होगी पॉजिटिव ओवरलैपिंग और एक होगी बेटा नेगेटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग। एक होगी पॉजिटिव ओवरलैपिंग और एक क्या हो जाएगी, नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो बात करते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग की, इधर देख लीजिए। अब देखो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती क्या है और नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होती है। अगर मान लीजिए, नोटेशन तो सबको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अब इधर देखो, पहले एटम का s ऑर्बिटल, पहले एटम का s ऑर्बिटल, पहले एटम का s ऑर्बिटल और दूसरे एटम का भी s ऑर्बिटल, दूसरे एटम का भी कौन सा ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, दे हैव नो डायरेक्शनल कैरेक्टर। कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं क्या इसके अंदर, नहीं। मैंने बताया ना उसका कोई ओरिएंटेशन नहीं है, दैट इज नॉन डायरेक्शनल होता है s ऑर्बिटल। दैट इज ये s ऑर्बिटल पहले एटम का है, दूसरे एटम का क्या हो जाएगा, s ऑर्बिटल। तो इधर देखो बेटा, इसका ये पॉजिटिव है और इसका ये पॉजिटिव है, इसका ये नेगेटिव है। तो देखो ये भी s ऑर्बिटल है और ये भी कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है। ओवरलैप कर जाएगी तो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है,
या पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, निगेटिव के ऊपर निगेटिव आ जाए तो उसे पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहते हैं। पॉजिटिव के ऊपर क्या आ जाए? पॉजिटिव। निगेटिव के ऊपर क्या आ जाए? निगेटिव। तो क्या बोलेंगे उसे? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो देखो यहां पे ओवरलैपिंग होगी बेटा, यहां पे क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग। अरे छोटा हो गया करे, हाँ ठीक है, ये बड़ा हो गया बेटा, ये देखो यहां पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसे बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और जब s और s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं बेटा, तो देखो यहां पे ये जो है ये शेयर्ड रीजन है, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शेयर्ड हो रहे हैं। तो इस केस में बनता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। हेड ऑन ओवरलैपिंग है, मैं बताऊंगा अलग से भी बताऊंगा आपको कि सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, पाई बॉन्ड किसे कहते हैं, दोनों अलग से भी बताऊंगा, दोनों का डिस्टिंग्विश भी बताऊंगा, कौन स्ट्रांग होता है कौन वीक होता है, सही है, ये भी बताऊंगा आपको। पहले समझ लीजिए कि ये चार्ज नहीं है, चौथे से बोल रहा हूं कि चार्ज नहीं है करके, दिस आर द नोटेशन। जब पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ आएगा या निगेटिव निगेटिव की तरफ आएगा, तब क्या हो जाएगी बेटा? ओवरलैपिंग होगी। उसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पहले इसे खत्म करते, बाद में उसे शुरू करते हैं। इधर देखो, अब नेक्स्ट देख लीजिए बेटा। अब देखो, अब हमारे पास में पहले एटम का ये ए है और ये बी है। पहले एटम का एस ऑर्बिटल है, पहले एटम का एस ऑर्बिटल है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका निगेटिव है। दूसरा जो है वो पी ऑर्बिटल्स है, या पी एक्स बोल लीजिए, पी वाई बोल लीजिए, पी जेड बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। इसका ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है, तो ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी? होगी। कौन सी ओवरलैपिंग होगी? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो देखो ये हो गया यहाँ पे एस ऑर्बिटल, ये क्या हो गया बेटा? पी ऑर्बिटल। यहां पे भी बनेगा कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। यहां पे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट देखो बेटा यहां पे। अब चलो पीपी को ले लेते हैं। किसको लेते हैं बेटा? पीपी को ले लेते हैं। ये पहले एटम का पी ऑर्बिटल। हाँ, अब ये देख लो, जो आप ये अगर पीएक्स है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? पीएक्स। ऐसे नहीं कर सकते आप कि पहला पीएक्स ले लिया आपने, दूसरा पीवाई ले लिया। ऐसे नहीं कर सकते बेटा कि पहला आपने पीएक्स ले लिया और दूसरा पीवाई लेके इसकी तरफ आ रहे हैं, ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होगी। अपसर्ड मैनर में ओवरलैपिंग नहीं होती है। जब अपसर्ड मैनर में बेटा ऑर्बिटल अप्रोचेस करते हैं, तब तो उस केस में ओवरलैपिंग नहीं होती है, मतलब बॉन्डिंग ही नहीं हो। अरे ओवरलैपिंग नहीं होगी तो बॉन्डिंग कहां से होगी? समझ में आ रही है ना बात यहाँ पे? तो बॉन्डिंग होगी कब, नहीं कब होगी, ये भी समझना पड़ेगा आपको। उससे पहले समझिए कि ओवरलैपिंग होती क्या है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है या निगेटिव निगेटिव को अप्रोच कर रहा है, तो बॉन्डिंग होगी, उसे कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अगर पॉजिटिव निगेटिव को अप्रोच कर रहा है तो उसे कहते हैं निगेटिव ओवरलैपिंग। हालांकि मैं एमओटी में पढ़ाऊंगा, उसे एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एंटी बॉन्डिंग। और जब अपसर्ड मैनर में बेटा कोई डायरेक्शन नहीं, किधर से भी जिसका दिल करे मर्जी करे उधर से आ जाए, तो बेटा बॉन्डिंग नहीं होगी, उसे कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। ये एक ऑर्बिटल पीएक्स है, ये पीवाई है, ऐसे आ रहा है बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो बॉन्डिंग होगी क्या? नहीं होगी। उसे बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे? जीरो ओवरलैपिंग। मतलब ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है। जीरो ओवरलैपिंग का मतलब है ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो समझ में आया? तो पीएक्स, पहला पीएक्स होगा तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? पीएक्स। तब इस केस में ओवरलैपिंग होगी। ये देखो आप यहां पे ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो देखो यहां पे ओवरलैपिंग अगर हो रही है, यहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहां पे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। देखो ये जो सिग्मा है, ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये एस, पहले एटम का एस है, दूसरे एटम का भी क्या है? एस है। तो इसे बोलते बेटा सिग्मा एस एस। क्या बोलते हैं इसे? सिग्मा एस एस। इसमें पहले एटम का क्या है? एस, दूसरे एटम का क्या है? पी है। तो इसे क्या बोलेंगे रे? सिग्मा एसपी। क्या बोलेंगे इसे? सिग्मा एसपी। ये पहले एटम का पी है, दूसरे एटम का भी क्या है? पी है। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? सिग्मा पीपी। क्या बोलेंगे इसे? सिग्मा पीपी। आ रहा है सबको समझ में? यहाँ पे जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड, मतलब जब ऑर्बिटल बेटा एक्सिस पे ओवरलैप कर जाते हैं। जब ऑर्बिटल कहां पे ओवरलैप कर जाएंगे? एक्सिस पे। देखो ना यार, ये नहीं समझ में आ रहा है? ये देखो, इनके दोनों के लिए एक्सिस सेम है ना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो गया? देखो सेम हो जाएगा। इनके लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दोनों के लिए क्या हो जाएगा? सेम। इनके लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दोनों के लिए क्या हो जाएगा? सेम। तो जब एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है। कैसे? इधर देखो, इसे हटाना पड़ेगा, छोड़िए इसे अभी हटा ही देते हैं। इसे हटाना पड़ेगा बेटा, चलो कोई बात नहीं, हटा देते हैं इसे, दोबारा से लिखेंगे उसे। अब इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, अब बात करेंगे ये देखो आप, लैटरल ओवरलैपिंग की बताता हूं। ये देख लीजिए, ये पहले एटम का पी ऑर्बिटल है। चलिए मैं इसे पी वाई कह देता हूं। क्या कह दूंगा इसे? पी वाई। तो दूसरा ऑर्बिटल भी क्या चाहिए? बोलो, पी वाई ही चाहिए। दूसरा ऑर्बिटल भी क्या चाहिए? पी वाई। तो ये पी वाई है। अब देखो ऐसे आ रहे हैं पी वाई। समझ में आ रहा है ना? इसे कहते हैं लैटरल ओवरलैपिंग। लैटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं इसे, या साइड वाइज। देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। देखो पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव की तरफ क्या आ रहा है? निगेटिव। तो देखो ऐसे कुछ बॉन्डिंग होगी, ऐसे कुछ क्या होगी बेटा? बॉन्डिंग होगी। ऐसे कुछ क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? शेयर। देखो ये तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये वाला क्या है? कलर चेंज करके बताता हूं। ये वाला तो बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है।
और ये ऑर्बिटल उस एक्सिस को परपेंडिकुलर है। कौन सा एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुआ? एक्स, और ये वाई जो है उसको क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो देखो ऐसे लैटरली आ रहे हैं, तो लैटरली आएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड कौन सा होगा? पीपी। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। पाई बॉन्ड कौन बनाता है? पी ऑर्बिटल्स या फिर डी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल भी पाई बॉन्ड बनाते हैं, डी ऑर्बिटल्स भी क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। समझ में आया? पी ऑर्बिटल ही क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं, या फिर डी ऑर्बिटल ही क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है? एस और पी मिल जाए तो पाई बॉन्ड कभी नहीं बनेगा। पीपी मिल सकते हैं, वो हेड ऑन भी आ सकते हैं, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अगर वो लैटरली आ रहे हैं ऐसे तो क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है या निगेटिव ओवरलैपिंग है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो सबको समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब है कि अगर पॉजिटिव पे पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव पे निगेटिव आ रहा है तो कौन सी ओवरलैपिंग? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अगर हमने इसको उल्टा कर दिया, कैसे कर दिया? उल्टा कर दिया। कैसे कर देंगे उल्टा? इधर देखो बेटा, अब बात करते हैं कौन सी ओवरलैपिंग? नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो देखो बेटा, अब नेगेटिव ओवरलैपिंग की बात करते हैं। हाँ चलो इधर देखो, अभी दैट इज नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग में इधर देखो बेटा, अब देखो पहले एटम का क्या हो जाए, इधर देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे इसे? नेगेटिव ओवरलैपिंग। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? इसे क्या बोलेंगे आप? नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव के ऊपर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव के ऊपर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव ओवरलैपिंग। इसे क्या बोलेंगे रे? इससे क्या बोलेंगे आप? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। कौन सी ओवरलैपिंग? नेगेटिव ओवरलैपिंग। ये कौन सी हो जाएगी बेटा? नेगेटिव। हालांकि इसमें बॉन्डिंग होती है, उसे हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एंटी बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है ना? लेकिन इसे नेगेटिव ओवरलैपिंग कहेंगे। सिमिलरली इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, ओवरलैपिंग होगी, नो डाउट ओवरलैपिंग होगी। ये ऐसे ओवरलैपिंग तो दिखा रहा हूं यहां पे, उसे हम हालांकि एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, मैं एमओडी में बताऊंगा। लेकिन आप बस इतना समझिए कि जब पॉजिटिव को पॉजिटिव अप्रोच करता है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होंगी, नेगेटिव को नेगेटिव करेगा तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होंगी, नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। ज्यादा इस कम हो गया क्या आवाज? ठीक है। इधर देखो क्या होता है, धीरे 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 एनर्जी डाउन होती है, बाद में बढ़ती जाती है धीरे धीरे करके, नीचे गए कि बढ़ जाती हो, ठीक है। हाँ इधर देखो आप, चलो इधर देखो, समझ में आया ना? क्लियर है? छोड़िए आप मेरी एनर्जी की बात छोड़िए बेटा, एनर्जी भरपूर है अभी, ठीक है। इधर देख लीजिए, तो इधर देखो यहां पे भी ओवरलैपिंग होगी, बिल्कुल यहां पे भी ओवरलैपिंग होगी, बट दिस आर द नेगेटिव ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग होगी बेटा? नेगेटिव ओवरलैपिंग। थोड़ा इधर देख लीजिए आप, इधर भी देखिए आप, इधर देखो बेटा, यहां पे देखो आप, ये देखिए, इधर देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। कौन सी ओवरलैपिंग? नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग। समझ में तो आ गया ना आपको? पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव ओवरलैपिंग। और एक होती है जीरो ओवरलैपिंग। एक क्या होती है? जीरो ओवरलैपिंग। तो जीरो ओवरलैपिंग भी बता देता हूं आपको। जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। चलिए इधर देख लीजिए बेटा, जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। अब देखो एक ऑर्बिटल ऐसा था, एक ऑर्बिटल ऐसा था, इधर देख लीजिए, ये px है, ये क्या बोला हमने? px। क्या बोला इसे? px। एक ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है, s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है टक्कर मारने को उसको, यहां पे मारेगा टक्कर, वो है ना, यही मारेगा ना, ऐसे मारेगा, तो ओवरलैपिंग होगी क्या? नहीं होगी। इसे कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसे? जीरो ओवरलैपिंग। अब्सर्ड मैनर में नहीं आने चाहिए। आप बोलेंगे ऐसे होगी क्या? ये ऐसे नहीं होगा बेटा, ऐसे होगा क्या? नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपने ऐसे ले लिया, तो ऐसे ले लिया और एक ऐसे आ रहा है, तो बताइए ओवरलैपिंग होगी? नहीं होगी। इस केस में भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। नहीं तो बच्चे दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, तो उनका दिमाग का इलाज भी बता देते हैं अपन यहाँ पे। कुछ क्या करते पता है क्या? ये ऐसे लेके आते हैं। फिर ये देखो, एक्चुअली आपको पता है ना कि ओवरलैपिंग कहां पे होती है? जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या? नहीं है। यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या? नहीं। बॉन्डिंग हो क्यों रही है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो बॉन्डिंग कहां से होगी? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बेटा, तो बॉन्डिंग होगी क्या? नहीं होगी। तो मैंने बोला कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये बॉन्डिंग ऐसी होगी, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑर्बिटल कुछ ऐसे आ जाएगा तो बॉन्डिंग हो जाएगी। नहीं बेटा, मैं यही तो बता रहा हूं आपको कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए उनकी। डायरेक्शनल ऑर्बिटल की ही ओवरलैपिंग होती है, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कभी भी ओवरलैपिंग में नहीं जाते। समझ में आया? ओनली डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कभी भी ओवरलैप नहीं होंगे। ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे आ रहा है, ऐसे नहीं होगा, इनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। पहला अगर x है तो दूसरा भी x होना चाहिए, px px
पीजेड समझ में आ रहा है ना आपको? अब यार ये देखो, अब मैं ये बता रहा हूं आपको तो बात समझ में आ गई कि ये अगर अपसर्ड मैनर में अगर आते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए तो क्या ओवरलैपिंग होगी? नहीं होगी। उसे क्या बोलेंगे आप? जीरो ओवरलैपिंग। सिंपल है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव पे नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव पे पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव पे नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ओवरलैपिंग। अपसर्ड मैनर में आएंगे तो बेटा ओवरलैपिंग होगी क्या? नहीं। उसे क्या बोलेंगे हम? दैट इज जीरो ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे उसे? जीरो ओवरलैपिंग। आया समझ में या नहीं आ रहा है? क्लियर है ना बेटा? अब डायरेक्शनल ऑर्बिटल ही ओवरलैप करते हैं, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, मैंने क्या बोला आपको कि डायरेक्शनल ऑर्बिटल ही क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये px है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? px। तो देखो अगर ये पहला px है तो ये दूसरा भी क्या होना चाहिए? px। तभी क्या हो जाएंगी? ओवरलैपिंग हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग। तो इधर देखो ये px, दूसरे का भी ये क्या हो जाएगा? px। तो मुझे एक बात बताइए, इस ऑर्बिटल को जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो कौन सा होगा? yz। क्या हो जाएगा? yz। ये तो एक्सिस पे है ना, ये जो क्या है? एक्सिस पे। तो इसको जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो कौन सा होगा? yz होगा। ये बात भी पूछी जाएगी आपसे, पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में, मुझे ईयर याद नहीं है, कि इथीन मॉलिक्यूल में जो बेटा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, जो ऑर्बिटल्स होते हैं जो पाई बॉन्ड बनाते हैं वो कौन से ऑर्बिट पे लाए करते हैं, कौन से प्लेन में लाए होते हैं? एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में। समझ में आ रहा है ना आपको? तो बेटा यहाँ पे देखो कौन सा प्लेन होगा, इसको परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा? प्लेन कौन सा होगा यहाँ पे? प्लेन होगा बेटा यहाँ पे कौन सा रे? YZ क्या हो जाएगा? प्लेन हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं, इधर देखिए, थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं, आपको बात समझ में आ गई है। अब देखो मैंने क्या बोला, px आ रहे हैं, px अगर आ रहे हैं तो प्लेन कौन सा? प्लेन मतलब जो प्लेन बोलेंगे जो इसको परपेंडिकुलर होगा उसे हम नोडल प्लेन कहते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है? जीरो। नोडल प्लेन तो समझता है ना आपको? समझता है? नहीं समझता? नहीं समझ में नहीं आया। अरे रुको रे, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया। मतलब ज्यादा हो गया क्या? कल तो कुछ बच्चे आए थे बोलने के लिए, सर थोड़ा ज्यादा लो बोले, और है ना, है ना? तो बेटा चलो ज्यादा ही ले रहे हो। इसको ये ऑर्बिटल है py, ये कौन सा ऑर्बिटल है? py। एक मिनट की बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटे। इधर देखो, ये इसको परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा हो जाएगा? ये वाला xy प्लेन। अगर ये py है तो ये क्या हो जाएगा? xz हो जाएगा। क्या हो जाएगा? xz। यही बता रहा हूं आपको। तो देखो px कर रहे हैं तो इसके लिए नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा बेटा? बोलो। yz हो जाएगा। क्या हो जाएगा? yz। ऐसे लिखना पड़ेगा, ये px प्लस px नोडल प्लेन, yz होगा क्या रे? हाँ yz ही होगा ना। क्या हो जाएगा? yz। चलो py करेंगे तो बोलो रे xz। हाँ pz करेंगे तो कौन सा होगा? xy। अब तो समझ में आ गया ना कि px का px के साथ में होगा, py का py के साथ में होगा, pz का pz के साथ में होगा। बाकी होगा क्या? नहीं होगा। लिमिटेशंस कल बताऊंगा आपको, ठीक है? और कल से स्टार्ट कर दूंगा हाइब्रिडाइजेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एब्सेंट मत रहना बेटा, नहीं तो सैटरडे में बच्चे बहुत सारी छुट्टी मारते हैं, ठीक है? तो एब्सेंट मत रहना, समझ में नहीं आएगा फिर।